भैरवगढ़ के महल में विवाह की तैयारियां चल रही थी। शहनाइयां बजने को थी। दो राजकुमारियां अपने सपनों को साकार होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अतीत का एक छुपा हुआ झूठ और अधूरा प्रेम आज भयानक बदले का रूप लेकर लौट चुका है। ये कहानी है प्रेम, विश्वासघात और एक रहस्यमय बदले की। बाबा, 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 बाबा। क्या हुआ राजकुमारियों? आप दोनों ऐसे बेहताश भागती हुई क्यों आई हैं? बाबा, यहाँ आकर देखिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे रे रे, क्या हुआ आखिर? आप दोनों मुझे कहाँ बाहर लिए जा रही हैं? आखिर हुआ क्या है? बताइए हमें। वो देखिए बाबा, वो देखिए। क्या बेटी? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। बाबा, नीचे जमीन पर नहीं, ऊपर आसमान में देखिए। क्या? ऊपर आसमान में? हाँ, वो देखिए इंद्रधनुष, कितना सुंदर है ना बाबा। आप दोनों मुझे यहाँ इंद्रधनुष दिखाने लेकर आई हैं। मेरी बच्चियों, आप दोनों कब बड़ी होगी? हम यहाँ आप दोनों के विवाह के बारे में सोच रहे हैं और आप दोनों हैं कि अपने बचपन से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। पिताजी, आपको हमारे विवाह के बारे में सोचना हो तो सोचिए, मगर हम अपना रहन सहन और जीना थोड़ी छोड़ेंगे। हम दोनों हमेशा ऐसी ही छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढेंगे। जी पिताजी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है और हम दोनों उसी से विवाह करेंगे जो हमें पसंद आएगा। ठीक है मेरी बच्चियों, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन थोड़ा जल्दी करना अपनी पसंद बताने में। आपके ही लाड प्याने ने बिगाड़ रखा है। पिछले दिनों इन दोनों के लिए कितने अच्छे अच्छे शादी के प्रस्ताव आए, लेकिन कभी आपको पसंद ना आए तो कभी इन दोनों को। इस तरह तो ये कुंवारी ही रह जाएगी। रानी इतना कहकर गुस्से से महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो? महाराज, शिवगढ़ के राज्य से दो राजकुमार जो सगे भाई हैं, उनके विवाह का प्रस्ताव दोनों राजकुमारियों के लिए आया है और साथ में उन्होंने कीमती गहने, कपड़े और मिठाइयों के ढेर भेजे हैं। सिपाही की बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं। महारानी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं क्या कहूँ महाराज, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि दोनों बहनें एक ही राज्य की रानी बने। दोनों साथ होगी तो हमारी चिंता भी कम हो जाएगी। ठीक कहती हैं महारानी आप। चलिए एक बार दोनों राजकुमारियों से भी उनकी राय पूछ लेते हैं। अब राजा और रानी दोनों राजकुमारियों के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। बेटी, आप दोनों की क्या राय है? आपकी माँ को भी ये प्रस्ताव अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों हाँ कर दो तो विवाह की तैयारियां की जाएं। हमारी राय ना है पिताजी। ऐसे राजकुमार जिन्होंने गहने और मिठाइयाँ दिखाकर अपनी पहचान करवाई है, उन्हें क्या लगा हमारे राज्य में गहनों और मिठाइयों की कमी है? हमें ऐसे राज्य में विवाह नहीं करना जहाँ की सोच इतनी छोटी हो। जी पिताजी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी मैं अपना विवाह उसी से करूंगी जो बहादुरी से दिल जीते, ना कि मिठाइयों से। मगर बेटियों, एक बार सोच कर तो देखो, तुम दोनों एक साथ एक ही महल में रहोगी जैसे यहाँ रहती हो। अगर मगर कुछ नहीं पिताजी, आप बस प्रस्ताव से इनकार कर दीजिए। ठीक है बेटी, जैसी तुम दोनों की इच्छा। सबको बस अपनी ही करनी है। ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन। गीता चलो, आज जंगल की तरफ चलते हैं। शहर की सैर हो जाएगी और शिकार का शिकार, मजा आएगा। हाँ सीता, तुम ठीक कह रही हो। बहुत दिनों से हम दोनों कहीं बाहर भी तो नहीं निकले हैं। चलो चलते हैं। अब सीता और गीता दोनों जंगल निकल जाती है। गीता, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के राजकुमार कैसे होंगे?
क्या वो बहादुर और मोहब्बत करने वाले होंगे? अरे सीता, वो दोनों बहादुर होंगे, हमेशा अपनी तलवार की तेजी से जीत को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और हमसे बहुत प्यार भी करेंगे। देख लेना, सीता ऐसे ही होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होगा? क्या हमारे सपने सच होंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। जो हम दोनों ने सोचा है वो हमें जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। तभी सामने से एक शेर आ जाता है और राजकुमारियों के पीछे पड़ जाता है। सीता, ये क्या है? ये तो एक शेर है, ये तो हाथ होकर हम दोनों के पीछे पड़ गया है। सीता भागो, वरना ये हमारे ऊपर हमला कर देगा। इतना कहकर दोनों बहनें भागने लगती है। मेरे पैर में कुछ चुभ गया है गीता, अब मुझसे भागा नहीं जाएगा। सीता उठो, वरना हम दोनों की जान चली जाएगी। तुम्हें उठना ही होगा, उठो सीता उठो। गीता सीता को उठाने की कोशिश करती है, मगर शेर तब तक उनके पास आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा। सीता की आवाज सुनकर वहाँ एक नौजवान तलवार लेकर आता है। वहीं रुक जा शेर, तेरी ये मजाल कि तू एक नारी पर हमला करेगा। ये ले, ये ले, चल चल जा यहाँ से, भाग भाग गया डरकर। आप कौन है नौजवान? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहन की जान बचाई। धन्यवाद किस बात का? अगर एक महिला खतरे में है तो क्या हम उसकी जान नहीं बचाएंगे? ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन आप हैं कौन और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं राजकुमार राघव हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ जंगल में शिकार के लिए आए थे। जब आप दोनों को मदद के लिए पुकारते सुना तो इधर चले आए। लेकिन अब मेरा भाई नजर नहीं आ रहा है, ना जाने कहाँ चला गया। अभी राजकुमार राघव से ये कह ही रहे थे कि तभी राजकुमार सूरज वहाँ आ जाते हैं। मैं यहाँ हूँ भैया, आपको मैं कितनी देर से ढूंढ रहा था और आप यहाँ हैं। ये मेरा छोटा भाई सूरज है और मेरा नाम राघव है। हम दोनों शिवगढ़ राज्य के राजकुमार हैं। और आप दोनों कौन हैं? क्या नाम है आप दोनों का? आप दोनों कहाँ से आई हैं? राजकुमारियाँ समझ जाती है कि ये वही दोनों हैं जिनके लिए उन्होंने मना किया था। चलो सीता, अब हमें यहाँ से चलना होगा। माँ और पिताजी को हमारी चिंता हो रही होगी, जल्दी चलो जल्दी। इतना कहकर दोनों महल जाने लगती है। तभी राघव पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, अरे सुनिए तो, क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों ऐसे क्यों जा रही हैं? अपना नाम तो बता दीजिए। दोनों बहनें राजकुमार की एक नहीं सुनती और सीधा चली जाती है। अजीब लड़कियां हैं, पहले मदद के लिए पुकारती हैं और फिर अनजानों की तरह बिना अपनी पहचान बताए चल देती हैं। वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहिए तो नाम पता करवाऊं। चल छोटे, महल चल, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बोलने लगा है तू आजकल। अब दोनों राजकुमार अपने महल की ओर चले जाते हैं। रात को राजकुमारी गीता अपनी छोटी बहन से बात करती है। सीता, क्या तू उन्हीं के बारे में सोच रही है? हाँ गीता, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। यकीन नहीं होता कि जिनका हमने मजाक बनाकर विवाह के लिए इनकार कर दिया था, वो हमारे सामने अपनी बहादुरी का सबूत इस तरह से देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अच्छा हुआ हमने उन्हें अपना नाम नहीं बताया, वरना वो दोनों समझ जाते कि हम दोनों कौन हैं और हमसे नफरत करने लगते। नहीं नहीं, नफरत नहीं, उन्हें हमसे मोहब्बत होनी चाहिए। हम दोनों से माफी मांग लेंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। राजकुमार राघव बहुत बहादुर है, क्यों ना इस बारे में हम दोनों पिताजी से बात करें, वो जरूर हमारी बात को समझेंगे। हाँ हाँ, भले ही राजकुमार राघव ने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरे दिल में राजकुमार सूरज ने जगह बना ली है। हम दोनों पिताजी से सुबह ही बात करते हैं इस बारे में। अगली सुबह, पिताजी पिताजी, हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है बेटी, जो सुबह सुबह ही आप दोनों हमसे बात करने चली आई?
पिताजी, जो हम दोनों बहनों के लिए राजकुमारों के विवाह के प्रस्ताव आए थे, हम दोनों उन्हीं राजकुमारों से विवाह करना चाहते हैं। ये कैसी बात है बेटी? आपने पहले उस विवाह के लिए मना किया और अब दोबारा उस विवाह के लिए हाँ कर रही हैं। हम वहाँ आपके कहने के मुताबिक इनकार कर चुके हैं। अब ये दोबारा संभव नहीं है। ऐसा मत कहिए पिताजी, हमें उनसे प्रेम हो गया है। अगर हमारा विवाह उनसे नहीं हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, फिर ये प्रेम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। राजा के इतना कहने पर गीता उन्हें सारी बातें बताती है। पिताजी, वो दोनों राजकुमार बहुत बहादुर हैं। कल जंगल में उन्होंने हमारी जान बचाकर अपनी बहादुरी का सबूत दे दिया है। आप कुछ भी कीजिए पिताजी, लेकिन हमारा विवाह उन्हीं राजकुमारों से करवा दीजिए। हाँ पिताजी, सीता बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों का यही फैसला है। वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। अपनी बेटियों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आप हमारी बात को जरूर समझेंगे। आप हमारे बहुत ही अच्छे पिता हैं। आप जैसा पिता तो पूरी दुनिया में नहीं है। अरे बस बस, हम कल खुद ही शिवगढ़ राज्य जाकर अपनी बेटियों के लिए राजकुमारों का हाथ मांगेंगे। अब राजा दोनों राजकुमारों से मिलते हैं और उन्हें पसंद कर लेते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी बेटी सीता की जान बचाई और अपनी बहादुरी दिखाई। मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह आप दोनों से करना चाहता हूँ। क्या आपको मंजूर है? हमारा प्रस्ताव आपने ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी आप हमारे महल पहली बार आए हैं और पहली बार आपने इस महल से कुछ मांगा है, तो हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हम दोनों भाई आपकी बेटियों से विवाह करने के लिए तैयार हैं। आप नहीं जानते राजकुमार राघव कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मैं जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी अपनी बेटियों को देना चाहता हूँ। ये कहकर राजा अपने महल वापस आ जाते हैं। महारानी, हमने अपनी दोनों बेटियों का विवाह तय कर दिया है। दोनों बेटियों के विवाह की तैयारियां कीजिए। आज हम बहुत खुश हैं। पूरे राज्य में मिठाइयां बांट दीजिए। राजा की बात सुनकर सीता खुशी से कहती है, पिताजी, मैंने अभी अभी अपने कानों से जो कुछ भी सुना, क्या वो सच है? हाँ बेटी, वो सब कुछ सच है जो आपने अभी अपने कानों से सुना। आप दोनों बहनें इस महल में कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। सीता अब जल्दी से जाकर गीता को सारी बातें बताती है। कुछ दिनों बाद सीता, देखो मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। दुल्हन के रूप में क्या मैं राघव को अच्छी लगूंगी? बताओ, जल्दी बताओ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या मैं सूरज को दुल्हन के रूप में पसंद आऊंगी। मेरी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है गीता। जरा अपनी धड़कन को बचा कर रखो, वरना सूरज तुम्हारी धड़कन की आवाज की वजह से विवाह से पहले ही भाग जाएगा। शुभ शुभ बोलो गीता, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो। आज तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहती कि आज कोई अड़चन आए। इधर दोनों राजकुमारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ राजा बगीचे में बैठे बारात का इंतजार करते हैं। अरे, लगता है बारात आ गई। जाइए महारानी, बारात का स्वागत कीजिए। स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारी दोनों राजकुमारियों का विवाह इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। जी महाराज, बिल्कुल वैसा ही होगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा सपना सच होने जा रहा है। हम जाते हैं बारात का अच्छे से स्वागत करने। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आखिर आप दोनों हमारे दामाद जो बनने वाले हैं। हम दोनों अंदर नहीं आएंगे। हमें आपकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हमने ऐसा क्या कहा राजकुमार? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ करना, लेकिन भगवान के लिए महल के अंदर आ जाइए। हम बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगे। हमें आपकी बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी है और अब हम तभी अंदर आएंगे जब आप हमारी शर्त मानेंगी।
पूरे महल में खामोशी का माहौल छा जाता है। सब हैरान थे कि राजकुमार को क्या हो गया है। आपकी शर्त क्या है, हमें बताइए, हम आपकी शर्त को मानने को तैयार हैं। आपको हमें दामाद बनाने से पहले अपना बेटा बनाना होगा। हम आपके बेटे बनना चाहते हैं और आप हमें दामाद बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है। राजकुमार राघव की बात सुनकर रानी के साथ साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। बस इतनी सी बात, आज से आप दोनों हमारे बेटे हैं। हम आप दोनों को पूरे दिल से अपनाते हैं। दोनों राजकुमार तारीफ के लायक हैं। हमें गर्व है अपनी बेटियों की पसंद पर। हम अपनी बेटियों के लिए जैसे वर चाहते थे, ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं। पिताजी, क्या हम विवाह से पहले एक बार राजकुमारियों से मिल सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो? जी पिताजी, दरअसल हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, हमारे सुखी जीवन के बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जाइए, पहले आप दोनों उनसे मिल लीजिए, फिर हम विवाह का कार्यक्रम शुरू करवाते हैं। थोड़ी देर में दोनों राजकुमार राजकुमारियों से मिलकर आ जाते हैं। दोनों राजकुमार आ गए हैं। अब दोनों रानियों को लाया जाए और विवाह का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए वहां आ जाता है। महाराज, महाराज, महाराज! क्या हुआ सिपाही? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? महाराज, दोनों राजकुमारियों की मौत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है मेरी बेटियां? तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सिपाही, तुम होश में तो हो? आज दोनों राजकुमारी को विवाह है और तुम उनकी मौत की खबर ले आए हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। आप खुद चलकर देख लीजिए। राजा और रानी फौरन राजकुमारियों के कमरे में जाते हैं और उनकी लाशें पड़ी हुई होती है। मेरी बेटी, ये क्या हो गया तुम दोनों को? सिपाहियों, महल के बाहर कोई भी जाने न पाए। जिसने भी हमारी बेटियों को जहर दिया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। महाराज, मेरी बेटियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनकी शादी वाले दिन ही किसी जालिम ने उन्हें जहर दे दिया। सिपाहियों, क्या किसी ने कुछ देखा? कौन राजकुमारियों के कमरे में गया था और किसने उन्हें किसी चीज में जहर मिलाकर दिया? हमें सारी खबर चाहिए, वरना हम तुम सबको सजा देंगे। तभी एक सिपाही आगे आकर कहता है, महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैंने दोनों राजकुमारों को राजकुमारियों के कमरे में जाते देखा। और गीता, देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये केसर दूध में मिलाकर पीने से दुल्हन पर और भी ज्यादा निखार चढ़ जाता है, और आप दोनों इसे पी लीजिए, जिससे विवाह के बाद आप और भी ज्यादा सुंदर दिखें। लेकिन ये सब शादी के बाद भी तो हो सकता है। अभी तो हम दोनों का विवाह ज्यादा जरूरी है। चलिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों किसी से कम लगें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। सिपाही, 2 गिलास दूध लेकर आइए, थोड़ा जल्दी लेकर आइएगा। ये लीजिए, हमने ये केसर वाला दूध भी पी लिया, वो भी आपके कहने से। अब विवाह के लिए तैयार रहिए। उस केसर में जहर था महाराज, मैंने देखा। दूध पीने के बाद ही दोनों राजकुमारियों की मौत हो गई। सिपाहियों, बंदी बना लो इन दोनों को। आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? एक बार जान बचाते हो और दूसरी बार खुद ही जान ले लेते हो। आखिर क्यों तुम दोनों ने मेरी फूल जैसी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया? बोलो जल्दी। आपकी बेटियों का कोई कसूर नहीं था, कसूर तो आपका था। आपके गुनाहों की सजा आपकी बेटियों को भुगतनी पड़ी। हम कुछ समझे नहीं, तुम किस गुनाह की बात कर रहे हो? मैंने कौन सा गुनाह किया? आज से 18 साल पहले जाइए, जब आपको किसी राजकुमारी से प्रेम हुआ था।
और वो भी आपको बहुत चाहती थी। शांति? क्या तुम शांति की बात कर रहे हो? लेकिन उससे तुम्हारा क्या संबंध है? वो हमारी बुआ थी और उनकी मौत आपकी वजह से हुई थी। आज हमने उनकी मौत का बदला ले लिया। लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने तुम्हारी बुआ की जान नहीं ली। हम तो उनसे प्यार करते थे। हम बताते हैं कि कैसे आपकी वजह से हमारी बुआ की जान चली गई। उस वक्त हम बहुत छोटे होंगे, यही कोई 3-4 बरस के थे, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा मानो कल की ही बात हो। आप तो जानती हैं राजकुमारी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? हम आपका साथ जीवन भर के लिए चाहते हैं। जी राजकुमार, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें कभी भी खुद से अलग नहीं करिएगा, वरना हम अपनी जान दे देंगे। ऐसा नहीं कहते राजकुमारी। क्या हम आपके बगैर रह पाएंगे? आपके अंदर तो हमारी जान बसती है। हम दोनों कल ही विवाह कर लेते हैं। इतना कहकर राजा शादी की तैयारी करने चले जाते हैं। तभी एक हादसे में राजकुमारी शांति की आंखें चली जाती है। अगले दिन। प्रणाम राजकुमारी, मुझे राजकुमार ने भेजा है। राजकुमार ने विवाह तोड़ दिया है। वो एक ऐसी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकते जो आंखों से अंधी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद को जीने नहीं दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर लूंगी खुद को। इतना कहकर राजकुमारी महल की दीवार से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने विवाह से इनकार नहीं किया था, बल्कि हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप सच बोल रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। हम बारात लेकर निकलने ही वाले थे कि पिताजी मेरे पास आकर, राजकुमार कहाँ जा रहे हैं? अब वहाँ बारात लेकर जाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह किसी और से कर दिया है। उन्होंने हमें धोखा दिया। ऐसा मत कहिए पिताजी, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? और शांति तो हमसे प्रेम करती थी। वो कहती थी कि हमारे बिना वो मर जाएगी। हम अभी जाकर उससे सारी बातें पूछेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका विवाह आज ही होगा, लेकिन शांति से नहीं, किसी और से विवाह की तैयारी की जाए। हमारा विवाह उसी दिन लीलावती से कर दिया गया, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हम सच्चाई से अनजान थे। राजकुमार राघव और सूरज सारी बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें सच का पता ही नहीं था। बचपन से जल रही आपके दिल में बदले की आग ने हमारी बेटियों की जान ले ली। हमने जो खोया है उसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो पाएगी। हम जानते हैं कि हमारा गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे पिताजी के एक झूठ ने पहले आपकी बुआ की जान ली और फिर मेरी बेटियों की जान ली, लेकिन हर बार धोखा हमें ही मिला। हम आप दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आप दोनों मेरी बेटियों के हत्यारे हो, हत्यारे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बरसों पहले बोले गए झूठ ने दोनों राज्यों की खुशियों को बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं कि झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। एक समय की बात है, भैरवगढ़ नामक राज्य में शेर सिंह नाम का एक राजा रहते थे, जो बहुत ही नेक और दयालु थे। राजा की रूपमती नाम की एक बेटी थी, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। रूपमती, अब हम सब खेलते खेलते बहुत थक गए हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आज खेलने में बहुत मजा आया। हाँ रूपमती, लेकिन अब थकने के बाद क्या करें? राजकुमारी रूपमती कुछ देर सोचने के बाद कहती है, क्यों ना हम ऐसा करें कि बैठे बैठे ही कुछ खेलें, इससे हम थकेंगे भी नहीं। हाँ, मगर बैठे बैठे क्या खेलें?
मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। क्या तरकीब है, मुझे भी बताओ। क्यों ना हम सब बैठे बैठे अंताक्षरी खेलें? हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता, मैं कैसे खेलूंगी? एक राजकुमारी होकर तुम्हें गाना गाना नहीं आता? तुम दोनों हंस रही हो तो हंसो, लेकिन मुझे सच में गाना गाना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? इतने में रंभा राजकुमारी रूपमती को मारकर भागते हुए कहती है, तुम्हें गाना गाना नहीं आता तो फिर मुझे पकड़ो। नैना भी राजकुमारी रूपमती को मारकर भागते हुए कहती है, और मुझे भी। रुको, मैं अभी तुम दोनों को बताती हूँ। रुको, रुको, इधर आओ। अभी राजकुमारी रूपमती अपनी दोनों सहेलियों के पीछे भागी रही थी कि तभी अचानक पीछे से गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। इतना अच्छा गाना आखिर कौन गा रहा है? हाँ, आवाज तो बहुत सुरीली है, लेकिन जो भी है लगता है वो तुम्हारी मदद करने आ रहा है। चुप करो तुम लोग, आखिर ये है कौन? हमें आगे जाकर देखना चाहिए, चलो चलते हैं। अब राजकुमारी और उनकी दोनों सहेलियां आगे बढ़कर देखती हैं तो वो चकित रह जाती हैं, क्योंकि वो गाना कोई इंसान नहीं गा रहा था, बल्कि एक गधा गा रहा था। अरे, ये तो एक गधा है। हाँ, ये गधा तो कोई अजूबा लग रहा है। आज पहली बार मैं गधे को इंसानों के जैसा गाने गाते हुए सुन रही हूँ। मुझे भी ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अभी रूपमती ये कह ही रही थी कि तभी गधा गाना गाते हुए रूपमती के पास आकर बैठ जाता है। क्यों, कैसा लगा मेरा गाना? क्या मेरा गाना पसंद नहीं आया आपको? गधे की बात सुनकर राजकुमारी रूपमती हंसते हुए कहती है, अरे, तुम पसंद की बात करते हो। हम सब तो तुम्हें और तुम्हारे गाने को सुनकर इतना खुश हैं कि शायद ही कभी इतने खुश हुए होंगे। क्या वाकई? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम सब मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम हमारे खास दोस्त हो। क्या तुम अब हम सबको रोज अपना गाना सुनाओगे? हाँ बिल्कुल, तुम लोग जब कहोगी तब मैं गाना तुम्हें सुनाऊंगा। तो अभी एक और गाना सुनाओ ना हम सबको। हाँ जरूर, क्यों नहीं। इतना कहकर गधा फिर से गाना गाने लगता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह, कितनी मिठास है तुम्हारी आवाज में। एक गाना और गाओ ना, आज तुम्हारा गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज के लिए इतना ही रहने दो, कल तुम लोगों को इससे ज्यादा सुना दूंगा। क्या तुम हम सबके साथ राजमहल तक चलोगे? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे तो खुशी होगी तुम्हारे साथ राजमहल तक चलकर। चलो, मैं भी चलता हूँ। वाह, क्या बात है। चलो फिर हम लोगों के साथ। अब सब लोग राजमहल चले जाते हैं। अरे बेटी, इतने सारे रथ और घोड़े होते हुए तुम पैदल क्यों आ रही हो? और ये गधा कहाँ से आया है?
पिताजी, ये गधा मेरा दोस्त है। मैं इससे आज ही मिली हूँ। ये अपनी आवाज में हम सभी के जैसा गाना भी गाता है। क्या सच में ऐसा है? जी पिताजी, ये बहुत ही अच्छा गाना गाया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये आपको भी गाना गा के सुना सकता है। राजकुमारी, अगर आपका ये दोस्त गधा गाना गा सकता है तो आज दरबार में इसे सबके सामने गाने के लिए बोल दीजिए। क्यों महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, इसे राज दरबार में लेकर आओ और गाना गवाओ। तब ना हम सबको पता चलेगा कि ये गधा कितना होनहार है। जी पिताजी, आज हम इसे लेकर जरूर आएंगे। अब मैं इसे लेकर अंदर जाती हूँ। ठीक है बेटी। इतना कहकर राजकुमारी रूपमती गधे को लेकर अंदर चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद महाराज का दरबार लगता है, जहाँ पर सभी दरबारी उपस्थित होते हैं। मंत्री जी, किसकी क्या समस्या है मुझे बताइए, मैं समाधान करता हूँ। महाराज, आज सुखी और दुखी नाम के दो भाई अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं। क्या समस्या है इन दोनों की? महाराज, दुखी की समस्या ये है कि ये हरदम खुश रहता है, फिर भी इसके पिता ने इसका नाम दुखी क्यों रखा है। वहीं सुखी का कहना है कि मैं दुख में रहता हूँ, फिर भी मेरे पिताजी ने मेरा नाम सुखी क्यों रखा है। जब इन दोनों के नाम इनके पिताजी ने रखे हैं तो इन दोनों के पिताजी ही बता सकते हैं, इसीलिए इनके पिताजी को भी बुलाया जाए। यही तो समस्या है महाराज कि इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। मंत्री जी, अगर आपको इस समस्या का कोई उपाय सूझ रहा है तो बताइए। मेरी समझ से तो महाराज दुखी का धन और सुख सुखी को दे दिया जाए। इस तरह दुखी दुखी हो जाएगा और सुखी सुखी हो जाएगा। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी महाराज। खुद से दिन रात मेहनत करके कमाया हुआ धन मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ? हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। तुम्हारी मेहनत की कमाई दूसरों को देना ठीक नहीं, मगर तुम लोगों के दुख और सुख का कारण क्या है? महाराज, मैं दिन रात कितनी भी मेहनत करूं, फिर भी मेरी कमाई में कोई बरकत नहीं होती। मैं हमेशा परेशान ही रहता हूं, लेकिन मेरा भाई दुखी बस कभी कभी थोड़ा बहुत काम करता है, फिर भी वो हमेशा सुखी जीवन बिताता है। मुझसे अच्छे से भोजन करता है और मुझसे अच्छा इसका पहनावा होता है। क्यों दुखी, ज्यादा धन कमाने के लिए तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो? नहीं महाराज, मैं कोई गलत काम नहीं करता। फिर तुम अपने भाई से ज्यादा सुखी जीवन कैसे जी रहे हो, जबकि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा मेहनत करता है? महाराज, वो इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ी ही मेहनत करता हूँ, लेकिन मन को संतुष्ट रखता हूँ और उसी में हमेशा खुश रहता हूँ। बस यही बात है। महाराज, यानी सुखी के दुख का कारण इसके मन की असंतुष्टि है और कुछ नहीं। देखो सुखी, तुम्हारी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं, बस तुम अपने मन को संतुष्ट रखो। जितना कमाते हो उतने में ही खुशी से जीवन बिताने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम सदा खुशहाल जीवन बिताओगे। जी महाराज, मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है कि मेरे दुख का कारण क्या है। आज से अब ऐसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, दोनों भाई अब जा सकते हो। जी महाराज। अब सुखी और दुखी दोनों भाई एक साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस तरह से महाराज एक एक करके सबकी समस्या हल करते हैं और शाम हो जाती है। मंत्री जी, अब मनोरंजन के लिए कोई बंदोबस्त कीजिए। महाराज, जो गधा राजकुमारी अपने साथ लाई हैं, उससे अच्छा मनोरंजन भला क्या हो सकता है? तो देर किस बात की, उसे तुरंत बुलवाइए और यहाँ हम सबके सामने उपस्थित कीजिए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ।
अब मंत्री जी बगीचे में राजकुमारी के पास जाते हैं। राजकुमारी, महाराज ने आप सबको आपके गधे दोस्त के साथ दरबार में बुलाया है। ठीक है मंत्री जी, आप चलिए, हम सब अभी आते हैं। अब थोड़ी देर में राजकुमारी और उनकी सहेलियां गधे को लेकर राज दरबार में जाती हैं। राजकुमारी, आप अपने गधे दोस्त से बोलिए कि महाराज का कुछ मनोरंजन करें। मित्र, जो गाना आपने हमें सुनाया था वही गाना सुनाकर सबका मनोरंजन कर दीजिए। सब आपका गाना सुनने के लिए बेकरार हैं। आपको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए मैं आपकी बात मानूंगा और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मनोरंजन करूंगा। अब गधा दरबार में सबके सामने गाना गाने लगता है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। गधे का गाना सुनकर दरबार के सभी लोग चकित हो जाते हैं। गधे का गाना खत्म हो जाता है, फिर भी महाराज उसी गधे को ही देखते रह जाते हैं। वाह, क्या आवाज है! वाकई अद्भुत। क्यों महाराज, और कुछ सुनना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, जो तुम सुना दो। हम सबको तुम्हारे मुंह से गाना सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी आवाज तो हमने आज तक नहीं सुनी। क्या आवाज है, क्या गाना है, अति सुंदर। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महाराज, हमें इस गधे को हमेशा के लिए राज दरबार में ही शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गधा एक अजूबा है। ये हमारे राज दरबार की शान बढ़ा देगा और दूसरे राज्यों से आपके राज्य को बहुत अलग बना देगा। साथ ही ये दरबार में आपका और यहाँ पर सभी लोगों का मनोरंजन भी करता रहेगा। हम भी यही सोच रहे हैं मंत्री जी। हम यहाँ के राजा शेर सिंह आज सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि ये अजूबा गधा, जो इंसानों के जैसा बोल सकता है और इंसानों के जैसा गा सकता है, ये आज से और अभी से इस दरबार में हमेशा के लिए शामिल रहेगा। बदले में इसकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। गधा महाराज की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। क्यों गधे जी, आप हमारी इस बात पर सहमत हैं या नहीं? महाराज, आपने तो मुझे अपनी सेवा में शामिल करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ महाराज। तुम्हारे लिए आज से इस राजमहल में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी। अब तुम इस राजमहल में अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। तुमको अब कोई भी नहीं रोकेगा। राजा की बात सुनकर गधा बहुत खुश होता है। अगली सुबह गधा बगीचे में बैठी रूपमती के पास जाता है। धन्यवाद दोस्त, आपकी वजह से कल महाराज ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मुझे इस राजमहल में रहने का आदेश दिया। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम उस सम्मान के काबिल हो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आओ, हम तुम्हें राजमहल का हर एक कोना घुमा देते हैं, जिससे तुम्हें कौन सी वस्तु कहाँ है ये मालूम हो जाएगा। ठीक है राजकुमारी। अब राजकुमारी रूपमती गधे को पूरा राजमहल दिखाती है। तभी कुछ देर में रूपमती की दो सहेलियां नैना और रंभा भी वहां आ जाती हैं। अरे वाह, तुम दोनों यहाँ हमारे बिना ही बात कर रहे हो। क्यों राजकुमारी, नया दोस्त मिलते ही हम दोनों को भूल गयी? ऐसी बात नहीं है नैना, आज मैं अपने इस दोस्त को पूरा राजमहल दिखा रही थी। अब तो इसे यही रहना है ना, इसलिए इसे यहाँ की हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम दोनों हमेशा एक साथ रह सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों भी जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम दोनों भी हमेशा हमारे साथ रहना, क्यों मेरे नए दोस्त?
हाँ हाँ, हम चारों दोस्त हैं, हम सब एक साथ रह सकते हैं। तो ठीक है, आज भी वहीं चलो जहाँ पर कल हम सबको गाना सुनाया था। तो देर किस बात की है, अभी चलो, क्यों रूपमती? हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। अब चारों दोस्त उसी जगह के लिए जाने लगते हैं। तभी राजा की नजर उन पर पड़ती है। हमने इस गधे को दरबार में शामिल करके कोई गलती तो नहीं की मंत्री जी? नहीं नहीं महाराज, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर ऐसा अजूबा हमारे दरबार में रहेगा तो हमारे दरबार का सम्मान बढ़ेगा। हाँ, ये तो बात है। और वो हमारी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया है। उस गधे के साथ रूपमती कितनी खुश रहती है। बिल्कुल महाराज, मैं भी यही कहने वाला था। अब दिन इसी तरह से गुजरते जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे तो राजकुमारी का गधा दोस्त महल में टहल रहा था। तभी एक दरबान की नजर उस पर पड़ती है। क्यों भाई गधे जी, आप इतनी रात को महल में टहल रहे हैं? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? ऐसी बात नहीं है, दरअसल आज भोजन में काफी अच्छे अच्छे पकवान थे तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए टहल रहा हूँ। ओ तो ये बात है। ठीक है, तुम टहलो, मैं जरा उधर पहरा दे लूं। दरबान इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि गधा महल में टहलता रहता है। अगली सुबह महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? महाराज, राजकोष से कोहिनूर का हीरा गायब हो गया है। क्या? तुमने क्या कहा? जी महाराज, राजकोष से कोहिनूर का हीरा गायब है और रात को एक दरबान ने गधे को उधर टहलते हुए देखा था। तो वो गधा कहाँ है? महाराज, उसे हमने पूरे राजमहल में खोज लिया है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सिपाही की बात सुनकर राजा हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब वो गधा किसी दूसरे राज्य का दूत था। उसने हमारी बेटी को मोहरा बनाकर उससे दोस्ती की और सबका दिल जीता, फिर हमारे महल में घुसकर कोहिनूर चुराकर भाग गया। महाराज, उस गधे को पहचानने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। मंत्री जी, गलती तो हुई है, परंतु अब क्या करें? महाराज, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये सोचिए कि ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, जो उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना कुछ भी हो सकता था। जी मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना जाने ये बात सुनकर हमारी बेटी पर क्या बीतेगी। इधर जब राजकुमारी को ये बात पता चलती है कि उनका गधा दोस्त चोर निकला तो उन्हें बहुत दुख होता है। बेटी, अब सोच सोच कर कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ईश्वर जो करता है उसमें हमारी कोई ना कोई बेहतरी छुपी ही होती है। राजकुमारी उदासी से कहती हैं, पिताजी, सब मेरी ही गलती है। मैं ही उस गधे को महल में लाई थी और उसने वो कीमती हीरा चुरा लिया। ना मैं उससे दोस्ती करती, ना वो महल में आता और ना ही हमारा हीरा चोरी होता। कोई बात नहीं बेटी, दुखी होने की जरूरत नहीं। ये दुनिया है, यहाँ धोखा तो किसी से भी मिल सकता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राजा के समझाने पर भी राजकुमारी अपने दगाबाज दोस्त का धोखा नहीं भूल पाती और काफी दिनों तक उदास रहती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उनकी समझ में आ जाता है कि ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं। फिर से राजकुमारी पहली जैसी हो जाती हैं और अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने लगती हैं। नैना और रंभा, मुझे पकड़कर दिखाओ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ रूपमती। रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ।
इस तरह गधा दोस्त राजकुमारी का एक धोखेबाज दोस्त निकला जो सबका दिल जीतकर गद्दारी कर देता है।